अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी के आगाज़ में हम रेडिक नामी एक शख्स को देखते हैं। वो एक बंजर सियारे पर फंस गया था। इसका एक पाँव भी बहुत ज़ख्मी था, इसलिए वो घूम रहा था। यहाँ खतरनाक अजमी थे जो भेड़िए की तरह लग रहे थे। वो अचानक रेडिक पर हमला करने लगते हैं। वो सब रेडिक्स की तरह भाग रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए पानी के घड़े में छुप जाता है। वो सांस रोके बैठा था और इनके जाने का इंतज़ार कर रहा था। जब वो चले जाते हैं तो वो पानी से बाहर आता है। अचानक एक भेड़िया इस पर हमला करता है जो वहां मौजूद था। रेडिक अपनी जान बचाने के लिए धात का एक टुकड़ा फेंक देता है। भेड़िया इसे लेने के लिए इसकी तरफ दौड़ता है। इसके बाद रेडिक एक गार में छुप जाता है, जहां वो थोड़ा आराम करता है और अपनी चोट के बारे में सोचता है कि अब वो क्या करे। इसी गार में एक तालाब भी था जहां वही भेड़िया भी आया था। भेड़िया वहां पानी पीने आया था। इसी तालाब में कई खतरनाक जहरीले जानवर भी थे जो सांपों की तरह नजर आ रहे थे। वो वहां भेड़िए को मारते हैं। रेडिक भी वहीं छुप कर ये सब देख रहा था। आगे जाने के लिए इसे ये तालाब भी अबूर करना था, इसलिए जब वो वहां से खामोशी से जाने लगता है, पानी में रहने वाली मखलूक ने इसे देख लिया। वो इसे मारने लगते हैं। वो इस खतरनाक मखलूक से अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के दरमियान छुप गया। वो यहाँ से हमें रेडिक की कहानी मालूम हुई कि वो इस सियारे पर कैसे आया। रेडिक अपने सियारे पर वो जगह रहता था, वही जगह थी। इसने अपने सियारे पर इस जगह के बादशाह को मार डाला। बदले में इसे इस जगह का बादशाह बना दिया गया था। लेकिन बादशाह बनने के बाद भी रेडिक बहुत परेशान रहता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग दुश्मन थे जो इसे मारकर खुद बादशाह बनना चाहते थे। क्योंकि वहाँ का दस्तूर था कि जो बादशाह को मारता है, इसी शख्स को बादशाह बनाया जाएगा, और यही वजह थी कि इसकी जान को हर वक्त खतरा रहता था। एक दिन इसके साथ रहने वाली औरत ने भी इसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाक था। इसने इसे पकड़कर मार डाला। रेडिक को मालूम था कि इस सब के पीछे वाको नामी शख्स का हाथ है, क्योंकि वह रेडिक की बजाय बादशाह बनना चाहता था और इसके साथ मुआहदा करता है। वो कहता है कि अगर आप मुझे किसी जगह का रास्ता बता दें जिसका नाम फ्योरा प्लानिट है, फिर मैं तुम्हें फिर मैं तुम्हें यहाँ अपनी जगह का बादशाह बनाऊंगा। दरअसल इस जगह का नक्शा ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब सिर्फ वाकू को इसका रास्ता मालूम था। वो रेडिक के अल्फाज से इत्तफाक करता है और रेडिक को अपने ख़ास लोगों के साथ फ्यूरा प्लानिट भेजता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, इसे कुछ देर बाद पता चला कि ये फ्यूरा प्लानिट नहीं बल्कि एक बंजर सियारा है और यहाँ किसी इंसान का कोई निशान नहीं है। वो समझ गया कि ये सिर्फ वाकू की चाल है। इसने रेडिक को कत्ल करने के लिए अपने साथियों को यहाँ भेजा था। तमाम साथी इस पर हमला करते हैं। वो भी इनसे लड़ता है और लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब वाको के तमाम साथी समझते हैं कि रेडिक मर गया है। इसके बाद वो सब इस सियारे को छोड़ देते हैं। तो ये थी रेडिक की कहानी। वो इस सियारे पर कैसे आया। अब आइए रेडिक को देखते हैं जो अभी तक इस सियारे पर था। वो तालाब का पानी पीता है और खाने के लिए मच्छियाँ पकड़ता था। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था, तो इसे बढ़ते रहना पड़ा। इसने एक भेड़िए का बच्चा भी अपने साथ रखा ताकि वो इसे पाल सके और अपना पालतू जानवर बना सके। वो इसके लिए भी बहुत मुफीद होगा, क्योंकि इसे एक साथी की ज़रूरत थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जहरीली मखलूक का जहर डालता है, खुद खुद में भी और इस भेड़िए में भी, ताकि वो इस जहर से महफूज रहें। मतलब अगर मखलूक इस पर हमला करे, फिर इस पर इस जहर का असर नहीं होता और इसके जानवरों पर कोई असर नहीं हुआ। अब रेडिक इसी तालाब में जाता है जहाँ मखलूक थी। वो एक एक करके सबको मारता है और फिर अपने भेड़िए के साथ चला जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद मंजर नजर आता है जहाँ रेडिक का भेड़िया बड़ा हुआ था। एक दिन इसका भेड़िया इसे गेंद जैसी चीज लाता है। रेडिक को दिए देखकर समझ गया कि यहाँ भी इंसान है। जब वो इसे रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो इंसानों का बनाया हुआ खिलाई स्टेशन देखता है। अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक कोई इंसान नहीं था, लेकिन इसे कुछ खाना मिलता है और इसके साथ इसे एक मजमून मिलता है जिसमें ये रेडिक के बारे में लिखा गया था। जिसमें लिखा था कि जो भी रेडिक का कटा हुआ सर लेके आएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद वो खिलाई स्टेशन से बाहर आता है। इसने देखा कि बाहर काले बादल थे, बारिश होने वाली थी, जो इसके लिए बहुत बुरी खबर थी। अब वो वापस आता है और खिलाई स्टेशन की मशीन को ऑन करता है और ख़ुद को मशीन के ज़रिए स्कैन करता है। वो कायनात के तमाम सियारों को पैगाम भेजता है वो यहाँ है, ताकि सबको मालूम हो कि रेडिक यहाँ है। क्योंकि वो जानता था कि अगर इसे इस सियारे से बाहर जाना है तो इसे मदद के लिए यहाँ किसी को बुलाना पड़ेगा, और वो जानता था कि ऐसा करने से वहाँ कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और ऐसा ही होता है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ एक खिलाई जहाज़ आता है। इसमें कुछ लोग थे जो रेडिक को ढूंढ रहे थे, लेकिन अच्छे नहीं थे। यानी वो इसे बचाने नहीं आए थे बल्कि इसे मारने आए थे। यहाँ आने के बाद
स्पेस शिप का लीडर अपना जहाज़ बंद कर देता है और अपने चलने वाले पावर नोड्स को निकालता है और इन्हें एक सेफ में रखता है और अपने साथियों से कहता है कि वो हट पर नज़र रखें। रेडिक जानता था कि रेडिक बहुत चालाक है। अगर इसे ये नोट्स मिल जाएं वो यहाँ से खिलाई जहाज़ के साथ भाग जाएगा और इन नोट्स की वजह से खिलाई जहाज़ चलता है, इसलिए इसने इसे छुपाया। जब वो खिलाई स्टेशन पर जाता है, कायद के ख़ास आदमियों में से एक ने वहाँ एक नोट पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं फिर एक जहाज़ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ इनके लीडर ने एक लड़की को जहाज़ में कैद कर रखा था। यहाँ लीडर अपने साथियों से कहता है कि लड़की को आज़ाद करो। जब लड़की वहाँ से भागने लगती है, लीडर लड़की को पीछे से गोली मारकर मार देता है। रेडिक भी ये सब देख रहा था। लीडर कहता है कि मैं रेडिक को जानता हूँ, तुम मुझे चुपके से देख रहे हो, तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा और यहाँ से सर उठाए बगैर मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। कायद की बातें सुनकर इसके साथी कहने लगे कि हमारा लीडर ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता था कि रेडिक बहुत चालाक और ख़तरनाक आदमी है, इसलिए वो इससे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन इन्हें ये सब कुछ अपने लीडर के लिए करना पड़ा। उन्होंने खिलाई स्टेशन के करीब बड़े कैमरे भी लगाए ताकि वो रेडिक के बारे में जान सकें। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें पता चला कि एक और खिलाई जहाज़ यहाँ आ रहा है। अब कायद नहीं चाहता था कि मज़ीद लोग यहाँ आएं, क्योंकि वो अकेले रेडिक को मारना चाहता था। इसका सिला वो खुद हासिल करना चाहता था और यहाँ में पता चला कि लीडर को वाको के अलावा किसी और ने नहीं भेजा था जो रेडिक के पीछे था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जहाज़ भी उतरता है और खिलाई स्टेशन के करीब रुक जाता है। इस लीडर का नाम जॉन था। इसके साथ एक आदमी भी था जो इसके साथी थी। जॉन लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं आऊँगा कि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। तुम जो चाहो करो, लेकिन हमें अपना काम यहाँ करने दो। लीडर इतनी आसानी से राज़ी होने वाला नहीं था। वो खुद गर्ज और लालची आदमी था। वो जॉन के खिलाई जहाज़ के नोट भी अपनी सेफ में रखता है ताकि कोई इस पर चालें नहीं चला सकता और इसके बाद ही वो जॉन को यहाँ रहने की इजाज़त देता है। लीडर हमेशा अपनी हिफाजत की चाबी अपने गले में रखता था। इस रात कैमरा भी टूट गया कि लीडर ने निस्ब किया। रेडिक और इसकी भीड़ियों की तरफ से नुकसान पहुंचाना था। रहनुमा अपने साथियों के साथ कैमरा चेक करने जाता है, लेकिन जॉन इसे रोक रहा था। वो कहता है कि देखो, वहाँ मत जाओ, मुमकिन है ये सब रेडिक की चाल हो, इसलिए वहाँ जाल बिछा दिया गया हो। लेकिन लीडर जॉन की बात नहीं मानता और चला जाता है। जैसे ही वो वहां जाता है, लीडर के साथियों में से एक भैंस फंस जाता है और मर जाता है और दूसरा साथी भी। फिर लीडर देखता है कि इसका तीसरा साथी है, रेडिक की तरफ से भी खींचकर अंधेरे में ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर लीडर बहुत परेशान हुआ। वहाँ जॉन भी ये जानता है, लेकिन जैसे ही इसने लीडर से वादा किया था कि वो अपना काम पर नहीं आएगा, वो वही कर रहा था। लेकिन अब लीडर खुद जान के पास था और मदद मांगता है, लेकिन वो अपने साथी के साथ भी बदतमीजी करता है। बदले में इसका साथी रहनुमा को मुक्के मारता है। जॉन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सिर्फ एक दिन के लिए रेडिक को देना होगा। फिर तुम इसके साथ जो चाहे मर्जी करो। ये वाज़ह था कि जॉन का रेडिक को पकड़ने का एक मुख्तलिफ मकसद था। इसके बाद जॉन ने सबसे पहले रेडिक के भेड़िए पर गोली चलाई और इस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है, क्योंकि वो जानता था कि भेड़िया रेडिक के पास जाएगा। अब इसका पीछा करते हुए वो रेडिक तक पहुंच गया है, जो एक कार में था। वहां वो देखते हैं कि इसने लीडर के आदमी की लाश को लटका रखा है। वो सिर्फ इनकी तवज्जो हटाना चाहता था और जॉन भी ये बात समझ गया, ये लोग यहाँ थे। चुनाचा रेडिक वहाँ खिलाई स्टेशन तक पहुँच चुके थे। अब वो जल्दी से वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें रेडिक नहीं मिलता। वो समझ गया कि जिस सेफ में उन्होंने पावर नोट्स रखे हैं, इसने इसे चोरी किया होगा, लेकिन काज ये मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि हर वक्त चाबी मेरे गले में रहती थी, तो ये कैसे हो सकता है। अब वो डरते डरते सेफ खोलकर चेक करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस भी किया कि शायद रेडिक ने इसमें बम छोड़ दिया हो। लेकिन जब लीडर सेफ खोलता है, इसमें तमाम पावर नोट्स थे, लेकिन इस बार वो इसे खुला छोड़ देता है और इसके ऊपर रेडिक आता है और इन्हें चुराकर ज़मीन के नीचे छुपा देता है। जब जॉन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आता है। अब वो कहता है कि रेडियो से दूसरे जहाज़ को बुलाओ, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो इस बारे में बात नहीं कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडिक खुद इनके सामने आता है, जिसने अपने हथियार फेंके थे, और इनके पास आता है और कहता है, मुझे एक खिलाई जहाज़ दो और पावर नोट्स ले लो।
آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے کیونکہ بارش ہونے والی ہے، یہ کہہ کر ریڈک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ریڈک وہاں سے جا رہا تھا، اس کے پیچھے لیڈر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر ریڈک کا بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ لیڈر نے بھیڑیے کو بھی دور پھینک دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ریڈک کو اپنے بھیڑیے کو یہ سب دیکھ کر ریڈک اپنے بھیڑیے کو بچانے آتا ہے۔ جان کا ساتھی آتا ہے اور ریڈک کو بیہوش کرنے کا انجیکشن لگاتا ہے، اور لیڈر نے بھیڑیے کو بھی مار ڈالا اور ریڈک کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے، وہ خود کو خلائی اسٹیشن میں پھنسا ہوا پاتا ہے، جہاں جان اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں ہم جانتے ہیں کہ جب ریڈک اس سیارے پر پھنس گیا تھا، جو لوگ اسے یہاں لائے تھے، جان کا بیٹا بھی ان میں سے تھا، لیکن ریڈک جان کو جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہونے والا ہے، آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ جان ہار دیتا ہے اور ریڈک کو لیڈر کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیڈر بڑی تلوار سے اپنا سر کاٹنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس نے ریڈک کا سر کاٹنا شروع کیا، وہاں بارش شروع ہو گئی اور وہ مخلوق جو زمین میں چھپی ہوئی تھی، پانی کی وجہ سے باہر نکل رہی تھی۔ خلائی اسٹیشن میں ہر کوئی عجیب و غریب آوازیں سن رہا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام مخلوق ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ مخلوق نے اپنے دو ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر جان سمجھ گیا کہ ریڈک انہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ نوٹ ہے جہاں سے جہاز چلے گا۔ وہ ریڈک کو کھولنے جا رہا تھا، لیکن پھر لیڈر وہاں آتا ہے۔ اسے کون روک رہا تھا، لیکن اسی دوران جان نے پاؤں کی زنجیر کھولی تھی۔ پھر ریڈک اسے لیڈر کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور جان سے ڈیل کرتا ہے کہ میں آپ کو نوٹس دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے ایک جہاز دینا پڑے گا۔ جان نے بھی اس کی تمام باتوں کو مان لیا۔ اب وہ دونوں موٹر سائیکل لے کر اس جگہ چلے گئے جہاں ریڈک نے نوٹ چھپا رکھا تھا، لیکن راستے میں جان کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ریڈک کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ دونوں اسی جگہ پہنچ گئے جہاں بجلی کا نوٹ تھا۔ ریڈک انہیں ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ جان، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں مارا، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنے لوگوں کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ خود مر گیا، اسے کسی نے نہیں مارا۔ اور یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ اچانک لیڈر کا ساتھی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ریڈک نے اس آدمی کو مارا تھا، اس ساتھی نے اس کی موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ انہیں پیدل ہی خلائی اسٹیشن جانا تھا۔ اس کے بعد وہاں بہت سی مخلوقات بھی آ گئی تھی جو ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ان مخلوقات نے ریڈک پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا، اس لیے جان نے اس سے پاور نوٹ لیتا ہے اور اکیلے چلا جاتا ہے۔ ریڈک اپنے زخموں پر پٹی باندھ کر وہاں کھڑا تھا اور تنہا وہ ان مخلوقات سے لڑ رہا تھا، لیکن وہاں ایک بہت بڑی مخلوق ریڈک کو مارنے والی تھی۔ لیکن پھر جہاز وہاں آتا ہے جو وہاں موجود مخلوق پر حملہ کرنے لگتا ہے، اور یہ حملہ جان نے کیا تھا۔ جان اپنے وعدے کے مطابق جہاز لے آیا تھا۔ اس نے ریڈک کی جان بچائی تھی اور وہ جہاز اسے دے دیتا ہے۔ ریڈک اب اپنے سیارے پر واپس آ چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ واکو کو، اس آدمی کو پکڑتا ہے جو اسے اس سیارے پر لے آیا تھا، اور اپنے سر پر بندوق رکھ کر واکو کے بارے میں پوچھتا ہے، کیونکہ ریڈک ابھی اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا، اس لیے ریڈک نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ بعد میں آدمی کی بیوی ریڈک کو بتاتی ہے کہ واکو اب یہاں کا نیا بادشاہ ہے۔ اب ریڈک واکو کو تلاش کرے گا، اور اگر اسے مل جائے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی سسپینس کے ساتھ فلم کی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔